नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे थे अपना जो चल रहा था 9th मॉड्यूल ट्रांजिस्टर, है ना। तो ट्रांजिस्टर के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ों को देख लिया है। अब हम लोग देख रहे थे कि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है इसके जो अलग अलग कन्फिग्रेशन होते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था। लेकिन अब ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एम्पलीफायर के जो प्रकार थे, जैसे हमारा कॉमन एमीटर एम्पलीफायर था, ठीक है। और कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में जो बाईपास कैपेसिटर होता है हमारा, उसका क्या प्रभाव होता है, ठीक है। आगे हम अपना जो टॉपिक बनेगा मेरा, वो बनेगा कॉमन बेस एम्पलीफायर के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे अपना कॉमन बेस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम उसको ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर यूज करते हैं तो उसका करंट गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन क्या होता है, या वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज क्या होता है, कैसे होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा, या आज आप लोग जो हेडिंग बना सकते हैं टॉपिक का, वो होगा हमारा कॉमन बेस एम्पलीफायर, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता था, इसको हम अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से क्या करते थे, कनेक्ट करते थे, या अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में इसको बना सकते हैं। तो एक एक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एक एक प्रकार का हमारा क्या बनता है, एम्पलीफायर बनता है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया अपना कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉमन बेस एम्पलीफायर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है इसमें हम बेस टर्मिनल को क्या बनाते हैं, कॉमन बनाते हैं, ठीक है। तो बेस टर्मिनल क्या होगा हमारा, इनपुट के साथ और आउटपुट के साथ क्या होता है हमारा, कॉमन होता है। तो यहाँ पर देखो एक हमारा जो सर्किट है ना, ये हमारा चित्र है, किसका है, कॉमन बेस एम्पलीफायर जो है उसका चित्र है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया है, एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है, ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये बेस वाला टर्मिनल है, ये किसके साथ में, इनपुट के साथ में, और ये देखो आउटपुट के साथ में क्या होता है, ये दोनों कॉमन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा सर्किट बनता है वो किसका बनता है, वो बनता है हमारा कॉमन एमीटर कॉमन बेस एम्पलीफायर का बनता है। यहाँ से हम इनपुट देते हैं और यहाँ से क्या होता है, हम आउटपुट को क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इनपुट आउटपुट जैसे हम इनपुट्स में देते हैं और आउटपुट हमको मिलता है, तो इसमें जो करंट गेन होता है वो कैसा होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, या उसको निकालने का जो फार्मूला है उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। बोला कि चित्र में क्या है, एक कॉमन बेस एम्पलीफायर को दिखाया गया है ना। ये जो इसका सर्किट है किसका है, हमारा कॉमन बेस एम्पलीफायर का सर्किट है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है हमारा, इसमें जो हमारा सर्किट होगा इसका जो क्या होता है, इनपुट प्रतिबाधा होती है, उस वो होती है, इसमें वोल्टेज हम लोग देते हैं। फिर क्या होता है, इनपुट साइड में हम लोग क्या देते हैं, अपना सिग्नल देते हैं, है ना। फिर क्या होता है, उसी सिग्नल के हिसाब से हमको क्या होता है, आउटपुट पर सिग्नल मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या इनपुट करंट भी होता है, आउटपुट करंट भी होता है, और बेस वाला जो टर्मिनल होता है वो क्या होता है, हमारा दोनों के लिए कॉमन होता है, ठीक है। तो एक एक चीज के बारे में हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखते हैं। बोला कि याद रखें कि जो हमारा कॉमन एमीटर कॉमन बेस जो एम्पलीफायर होता है ना, इसका जो गेन होता है, करंट गेन होता है, वो क्या होता है, हमारा 1 से कम होता है। आगे बोला, एक ट्रांजिस्टर का एमीटर करंट और कलेक्टर करंट लगभग क्या होता है, हमारा बराबर होता है। एक कॉमन बेस एम्पलीफायर का इनपुट करंट आई और आउटपुट करंट आईसी करंट गेन प्रतीकात्मक रूप से अल्फा के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा कॉमन बेस होता है इसमें जो इनपुट करंट होता है हमारा एमीटर होता है, और जो आउटपुट करंट होता है वो क्या होता है, हमारा कलेक्टर होता है, ठीक है। तो जो हमारा इनपुट करंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं आई बोलते हैं, है ना, एमीटर का करंट, और जो हमारा आउटपुट करंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईसी करंट, आईसी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमको क्या निकालना है, करंट गेन निकालना है ना। किसी भी एम्पलीफायर में हम करंट गेन कैसे निकाल सकते हैं, उसका आउटपुट करंट बटा में इनपुट करंट, ठीक है। तो करंट गेन को निकालने के का जो फार्मूला होता है हमारा, वो क्या होता है, हमारा आउटपुट करंट बटा में क्या होता है, हमारा इनपुट करंट, है ना। आउटपुट करंट बटा में इनपुट करंट, इनपुट करंट। तो हमारा जो कॉमन बेस होता है इसमें जो हमारा आउटपुट करंट होता है वो होता है हमारा आईसी होता है, और जो हमारा इनपुट करंट होता है वो क्या होता है, हमारा क्या होता है, आईई होता है, ठीक है। तो आईसी बटा में आईई को क्या बोलते हैं हम लोग, जो हमारा कॉमन बेस होता है इसका क्या बोलते हैं, करंट गेन बोलते हैं, ठीक है। अब इस करंट गेन को हम लोग क्या करते हैं, इसमें अल्फा से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, अल्फा से। कॉमन इमीटर में हम लोग बीटा से दिखाते थे, लेकिन जो हमारा कॉमन इमीटर होता है इसमें हम लोग करंट गेन को क्या दिखाते हैं, अल्फा से दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हम अपना करंट गेन निकाल सकते हैं। लेकिन बोल रहा है कि जो हमारा कॉमन बेस एमीटर कॉमन एमीटर एम्पलीफायर होता है, कॉमन बेस एम्पलीफायर होता है, इसमें जो इनपुट करंट होता है और आउटपुट करंट होता है हमारा लगभग बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है, हमारा लगभग बराबर होता है, ठीक है। अगर मान लिया जाता है कि जो चूंकि क्या होता है, हमारा लगभग बराबर होता है, लेकिन जो इनपुट करंट होता है वो थोड़ा सा कम होता है किसकी अपेक्षा में, आउटपुट करंट की अपेक्षा में, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमारा आईसी क्या है, हमारा आईसी जो है बड़ा है किससे, आईई से थोड़ा सा ही बड़ा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा जो करंट गेन आता है इसका अल्फा आता है, अल्फा क्या होता है, हमारा 1 से कम होता है, ठीक है।
तो आईसी हमारा क्या है, अगर कम है थोड़ा किससे, आई से, तो क्या होता है हमारा जो करंट गेन निकल के आएगा वो 1 से कम आता है, ठीक है। तो जो हमारा आई होता है यानी इनपुट जो करंट होता है वो क्या होता है हमारा इसमें थोड़ा सा बड़ा होता है किससे, आईसी यानी आउटपुट वाले करंट से, ठीक है। बहुत नॉर्मल सा बड़ा होता है, नॉर्मल से ही ज्यादा होता है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन लगभग क्या मानते हैं हम दोनों को, क्या मान के चलते हैं, बराबर मानकर चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है हमारा जो कॉमन बेस एम्पलीफायर होता है इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट गेन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल से ये जानना है, जो कॉमन बेस एम्पलीफायर होता है इसका जो करंट गेन होता है ये होता है अल्फा से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं, और करंट गेन हम लोग निकालते हैं आउटपुट करंट बटा में इनपुट करंट। आउटपुट करंट होता है हमारा आईसी कलेक्टर करंट, और इनपुट करंट होता है हमारा एमीटर करंट या आईई होता है, ठीक है। आईसी बटा में आईई से क्या होता है हमारा करंट गेन निकलता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, करंट गेन अपना निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा कॉमन, हाँ बेस, जो हमारा कॉमन बेस एम्पलीफायर है इसमें इनपुट प्रतिबाधा, ठीक है। इनपुट प्रतिबाधा अगर हमको निकालना है तो इस तरह का सर्किट हमारा बनता है, ठीक है। तो एमीटर वाले टर्मिनल में क्या होता है हमारा, एक आर ई होता है, क्या होता है आर ई होता है, और एमीटर टर्मिनल का एसी के लिए क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर डैश ई, स्मॉल में आर डैश ई बोलते हैं। यानी ये क्या है हमारा, ये क्या है, एसी के लिए एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है, क्या है, आर ई डैश जो है हमारा, ये क्या है, एसी के लिए एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस और ये जो हमारा आर ई होता है यानी इसका जो बाहर वाला रेजिस्टेंस होता है मेन रेजिस्टेंस, दोनों की वजह से हम लोग क्या निकालते हैं, जो हमारा इनपुट साइड में प्रतिबाधा होता है उसको हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो प्रतिबाधा अगर इनपुट साइड का है तो हम लोग इसको लिखते हैं जेड इन लिखते हैं, ठीक है। अगर इस सर्किट में देखेंगे तो हमारा जो आर ई है और जो हमारा आर डैश ई है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जेड इन बराबर आर ई पैरेलल आर डैश ई, ठीक है। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं तो जो हमारा आर ई डैश होता है ना, समानांतर में जो आर ई डैश होता है ये क्या होता है हमारा प्रभावी होता है, ठीक है। तो आर ई का मान क्या होता है हमारा, सबसे अधिक होता है, आर ई का मान इससे अधिक होता है, ठीक है। जो ये आर ई है इसका वैल्यू क्या होगा, इस वाले एसी इंटरनल इनको रेजिस्टेंस से क्या होता है हमारा अधिक होता है। तो क्या बोल रहा है, चूंकि आर ई समानता आर डैश ई से क्या होता है बहुत अधिक होता है, तो समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है, या सरल करेंगे तो क्या होगा हमारा, जो जेड एन होता है वो आर डैश ई होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अपने इनपुट साइड का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है उसको हम लोग निकाल सकते हैं इस सर्किट के माध्यम से। यहाँ पर जो बाहर में एमीटर में रेजिस्टेंस लगा होता है इसको आर ई बोलते हैं, और एमीटर साइड का हमारा जो एसी के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसको आर डैश ई बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं, रेजिस्टेंस हमारे समानांतर में होते हैं, ये रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ये रेजिस्टेंस क्या होता है बहुत कम होता है, इसकी तुलना में ये रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा कम होता है, ठीक है। तो क्या होता है जब ये दोनों समानांतर में कनेक्ट होते हैं, समानांतर में होते हैं जब, तो समानांतर वाला जब हम लोग फार्मूला लगाते हैं तो हमारा जो जेड इन होता है वो बराबर आता है आर डैश ई के बराबर आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा कॉमन बेस एम्पलीफायर है इसका हम लोग इनपुट रेजिस्टेंस निकालते हैं या इनपुट प्रतिबाधा हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका इनपुट प्रतिबाधा हो गया, और हमने क्या निकाला था, उसका जो करंट गेन था वो निकाला था। अभी क्या है, कॉमन बेस एम्पलीफायर का जो एसी के समकक्ष नेटवर्क का जिक्र करते हुए कॉमन बेस जो हमारा एम्पलीफायर है उसके आउटपुट प्रतिबाधा जेड आउट को इस तरह से निकाला जाता है। तो जेड आउट जो होता है हमारा वो बराबर होता है आरसी, यानी जो कलेक्टर साइड में जो हमारा रेजिस्टेंस लगा होता है आरसी कलेक्टर वाले टर्मिनल पर, ठीक है। तो आउटपुट जो रेजिस्टेंस होता है उसका उसी के बराबर होता है, आरसी के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं अपना आर जेड आउट, यानी जो हमारा आउटपुट इम्पीडेंस होता है उसको हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आरसी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दो चीज हमको पता चल गई, यहाँ पे इनपुट इम्पीडेंस पता चल गया, और यहाँ पे क्या हुआ हमको आउटपुट इम्पीडेंस पता चल गया कॉमन बेस एम्पलीफायर सर्किट के लिए, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं अपना आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। क्या है हमारा, जो हमारा सर्किट है कॉमन बेस एम्पलीफायर का जो सर्किट है उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज को हम लोग लिखते हैं वी आउट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वी आउट लिखते हैं, ठीक है। तो वी आउट बराबर क्या होता है हमारा, वी आउट बराबर होता है आई सी, यानी आउटपुट वाला करंट, और आउटपुट का जो रेजिस्टेंस होता है वो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं अपना, वी आउट बराबर क्या लिख सकते हैं, आई सी इंटू में आर सी लिख सकते हैं, ठीक है। और हमको पता है ना, हमको क्या पता है कि अल्फा बराबर क्या होता है, यानी जो उसका करंट गेन होता है वो क्या होता है, आई सी बटा में आई ई होता है, ठीक है। क्या होता है, आई सी बटा में आई ई होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम आई सी निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा, आई सी बराबर हो जाएगा अल्फा आई ई, ठीक है। आई सी बराबर क्या हो निकल के आएगा हमारा, अल्फा आई ई निकल कर आता है, ठीक है। तो अब इसका मान हम लोग क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं, ठीक है।
इसका मान जो हमारा आउटपुट वोल्टेज वाला फार्मूला होता है इसमें हम लोग रख देते हैं। तो इसीलिए हमारा जो वी आउट होता है, क्या होता है हमारा वी आउट जो होता है वो क्या होता है, इसका फार्मूला आई सी आर सी होता है। ठीक है, आई सी का वैल्यू हम लोग यहाँ से रखते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा हमारा अल्फा आई ई इंटू में आर सी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होता है वी आउट निकल कर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं नया वी आउट क्या आएगा हमारा, वी आउट बराबर में आएगा हमारा अल्फा आई ई इंटू में आर सी। इस तरह से क्या निकल के आता है हमारा वी आउट निकल कर आता है। ठीक है, अभी क्या करेंगे हमारा, ठीक है, ये हमको पता चल गया हमारा वी आउट बराबर क्या है अल्फा इंटू में आई ई इंटू में आर सी। अब हम लोग यहाँ से क्या निकालते हैं, आई ई निकालते हैं। ठीक है, यानी इनपुट जो हमारा करंट होता है आई ई होता है, इसको हम लोग निकालते हैं इनपुट वोल्टेज और इनपुट रेजिस्टेंस के फॉर्मेट में। तो हमारा जो निकल के आता है ना, आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है वी अपान में आर। ठीक है, यहाँ ये फार्मूला होता है आई बराबर वी अपान आर। अगर हमारा इनपुट करंट आई ई है तो हमारा जो वी होगा वो क्या होगा, हमारा इनपुट वोल्टेज होगा, है ना, वी इन होगा, और जो रेजिस्टेंस या जो हमारा इम्पीडेंस है इनपुट वाला वो क्या है हमारा आर डैश ई है। क्या है हमारा आर डैश ई है। तो आई ई का मान हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमको क्या हुआ, आई ई का मान पता चला, है ना, आई ई का पता चला कि आई बराबर वी इन बटा में आर डैश ई लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से हमको क्या पता चला, वी आउट बराबर में अल्फा अल्फा आई ई इंटू में आर सी। ठीक है, तो हमको वी आउट पता चल गया है, हमको वी इन भी हमारा पता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर हम लिखना चाहें अपना जो हमारा हाँ कॉमन बेस एम्पलीफायर का जो हमारा क्या होता है वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, वोल्टेज गेन बराबर क्या होता है हमारा ए बी बराबर क्या होता है वी आउट, यानी आउटपुट वोल्टेज, है ना, वी आउट बटा में वी इन होता है। ठीक है, वी आउट बटा में क्या होता है हमारा वी इन होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अपना वोल्टेज गेन निकाल सकते हैं। ठीक है, करंट गेन हमको पता चल गया है, हमको अभी क्या निकालना है, वोल्टेज गेन निकालना है। ठीक है, तो वोल्टेज गेन निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, वी आउट पता होना चाहिए, यानी आउटपुट वोल्टेज पता होना चाहिए, और हमको क्या पता होना चाहिए, इनपुट वोल्टेज पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना। तो हमारा क्या है, आउटपुट वोल्टेज हमको पता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या है हमारा आउटपुट वी आउट, क्या है हमारा वी आउट बटा में वी इन है। ठीक है, तो हम लोग वी आउट को क्या लिख सकते हैं, अल्फा में आई ई इंटू आर सी बटा में क्या है हमारा यहाँ पे वी इन है। ठीक है, क्या है हमारा वी इन है। अब यहाँ से हमको एक चीज और पता है, क्या पता है हमारा, यहाँ पर एक चीज हमको पता है आई सी बराबर क्या है हमारा, है ना, आई ई बराबर क्या है हमारा वी इन बटा में आर डैश ई है। ठीक है, आई ई बराबर क्या है वी इन बटा में आर ई डैश है। अब यहाँ से हम आर ई का मान रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं आई ई का मान रख देते हैं। तो आई ई बराबर क्या है हमारा अल्फा, आई ई की जगह पे हम लिख सकते हैं वी इन बटा में आर डैश ई है। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा है हमारा, यहाँ पर बचा है आर सी, और यहाँ पे क्या बचा है गुना में क्या बचा, ये वी इन बचा है। क्या बचा है हमारा वी इन बचा है। ठीक है, इस वी इन से ये वी इन हमारा कट जाता है। फिर आगे हमारा क्या बचता है अल्फा में, हाँ अल्फा में क्या बचता है हमारा आर सी बचता है, बटा में क्या बचता है आर डैश ई बचता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है हमारा वोल्टेज गेन निकल कर आता है। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या निकल के आता है वोल्टेज गेन निकल कर आता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया हमारा ए वी बराबर में अल्फा आर सी, यानी आउटपुट का रेजिस्टेंस और जो इनपुट का इंटरनल रेजिस्टेंस है या इम्पीडेंस है उसका बटा में। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आया हमारा ए वी निकल के आया, यानी वोल्टेज गेन कॉमन बेस का हमारा जो वोल्टेज गेन होता है ए बी बराबर में अल्फा आर सी बटा में आर ई होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जो हमारा इसका वोल्टेज गेन होता है किसी भी यानी किसी नहीं, हमारा जो कॉमन बेस का वोल्टेज गेन होता है हम लोग उसको इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज गेन का फार्मूला हमको पता होना चाहिए आउटपुट वोल्टेज बटा में इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज हम लोगों ने यहाँ से निकाल कर रखा था कि वी आउट बराबर क्या होता है हमारा आर सी इंटू में आई सी इंटू में आर सी होता है। अब आईसी का वैल्यू हमने निकाल के रखा था, पहले भी हमको पता है ना, करंट गेन से हम लोग क्या करते हैं आईसी का वैल्यू अपना निकाल के रखते हैं। फिर आईसी का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं इसमें निकाल कर रखते हैं, इसमें रखते हैं, तो क्या निकल के आता है हमारा वी आउट निकल के आता है अल्फा आईसी इंटू में आई ई इंटू में आर सी होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला हमको पता होता है इनपुट रेजिस्टेंस वाला, ये इनपुट वाला है ना, इनपुट करंट वाला। तो इनपुट करंट क्या होता है हमारा आई ई बटा में इनपुट वोल्टेज वी इन बटा में इनपुट का इम्पीडेंस आर ई आर डैश ई होता है। ठीक है, ये चीज हमको पता चल गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर अपना जो वी ए वी का फार्मूला होता है हमारा है ना, ए वी यानी वोल्टेज गेन का फार्मूला क्या है हमारा वी आउट बटा में वी इन। तो वी आउट का वैल्यू हम लोग रख देते हैं यहाँ पर।
ठीक है। और उसके बाद वी आउट में ही हमारा क्या आता है, आई आता है। तो इस आई का वैल्यू हम लोग रखते हैं, इस तरह से सॉल्व करते हैं तो हमारा निकल के आता है जो वोल्टेज गेन होता है ए बी बराबर में अल्फा आर सी बटा में आर डैश ए। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है हमारा कॉमन बेस एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन निकल कर आता है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख लो, एक एक चीज आप मैच करेंगे तो आराम से क्या होगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या निकाल सकते हैं हम कॉमन बेस एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन प्राप्त कर सकते हैं। अगला है हमारा कॉमन बेस एम्पलीफायर का पावर गेन। ठीक है, पावर गेन बराबर क्या होता है हमारा, पावर गेन एपी बराबर क्या होता है ए आई यानी करंट गेन इनटू में ए बी वोल्टेज गेन। ठीक है, ये वाला जो हम लोग फार्मूला लगा के रखते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, पावर गेन निकल कर आता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या निकाल के रखा था, हम लोगों ने निकाल के रखा था अपना जो हमारा करंट गेन होता है ना, क्या होता है करंट गेन। करंट गेन बराबर क्या होता है, या करंट गेन बराबर अल्फा बराबर क्या होता है हमारा आई सी बटा में आई ई होता है ना, क्या होता है हमारा आई सी बटा में आई ई। एक चीज तो हमने ये निकाला था, करंट गेन अपना निकाला था। उसके बाद हमने क्या निकाला था, जो हमारा इनपुट इम्पीडेंस होता है ना, इनपुट इम्पीडेंस हमारा क्या होता है आर डैश ई के बराबर होता है, और हमारा जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो क्या होता है आर सी के बराबर होता है। ठीक है, अब हमने क्या निकाला था अपना वोल्टेज गेन निकाला था। वोल्टेज गेन हमारा क्या निकल के आया था, वोल्टेज गेन निकल के आता है हमारा एल्फा आर सी बटा में आर डैश ई। ठीक है, ये क्या निकल के हमारा वोल्टेज गेन निकल के आता है। अभी क्या निकल के हमारा पावर गेन। पावर गेन का फार्मूला क्या होता है हमारा ए आई होता है, यानी करंट गेन गुना में क्या होता है हमारा ए भी होता है वोल्टेज गेन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पावर गेन अपना निकाल सकते हैं। तो ये जो हमारा कॉमन बेस एम्पलीफायर होता है इसके इतने सारे टर्म होते हैं, इन सब टर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं अपना कॉमन बेस सर्किट से। इसमें क्या क्या निकालना होता है हमको, करंट गेन है ना, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, और हमारा जो होता है हमारा वोल्टेज गेन होता है, और जो हमारा पावर गेन होता है, ये सारे वैल्यू के क्या करना होता है हमको फाइंड करना होता है, और हमने इसको क्या कर लिया है फाइंड कर लिया है। ठीक है, अगला है हमारा इनपुट और आउटपुट फेज में संबंध। ठीक है, तो हम इनपुट पर कैसा फेज देते हैं और आउटपुट पर कैसा फेज हमको मिलता है उस चीज के बारे में बताया गया। ठीक है, तो बोला जो हमारा कॉमन बेस एम्पलीफायर होता है इसका आउटपुट और इनपुट का जो फेज होता है दोनों क्या होते हैं, इन फेज में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा एमीटर होता था, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर होता था, उसमें हम इनपुट पर जिस तरह से फेज देते थे उसका उल्टा फेज क्या होता था हमको मिलता था, उल्टा यानी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट क्या होता था हमको फाइंड आउट होता था। ठीक है, तो कॉमन बेस में हमको याद रखना है कि कॉमन बेस में हम अगर इनपुट साइड में क्या होता है हमारा, इनपुट साइड में हम जिस तरह से अपना क्या देते हैं फेज देते हैं, या जो हमारा इनपुट सिग्नल का जिस तरह का फेज होता है, अगर इनपुट में हमने इस तरह का फेज दिया है तो आउटपुट में भी क्या होता है हमको इसी तरह का फेज मिलता है। ठीक है, ये फेज किस में आता है हमारा कॉमन बेस एम्पलीफायर में आता है। ठीक है, ये सारी चीजों को क्या करना है आपको ध्यान में रखना है। अगला है हमारा यहाँ पे एमीटर फॉलोअर सर्किट, है ना, क्या है हमारा एमीटर फॉलोअर। अब एमीटर फॉलोअर को हम लोग एक और नाम देते हैं कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। ठीक है, ठीक है, जिस तरह से हमने पढ़ा था कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, उसी तरीके से क्या पढ़ते हैं हम लोग कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, या तो इसका नाम होता है हमारा एमीटर फॉलोअर होता है। ठीक है, तो कॉमन कलेक्टर जो एम्पलीफायर होता है ये एम्पलीफिकेशन में ज्यादा इस्तेमाल नहीं करा जाता है, इसका इस्तेमाल हम लोग क्या कर सकते हैं इम्पीडेंस मैचिंग के लिए करते हैं। किसके लिए, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। अब इम्पीडेंस मैचिंग क्या होता है, मान लो हमारे पास दो सर्किट है, क्या हमारे पास दो सर्किट है, सर्किट का दो यूनिट है। ठीक है, एक यूनिट क्या करता है हमको आउटपुट कुछ देता है, उसको हमको क्या देना है रिसीवर एंड पर देना है। ठीक है, मान लो एक क्या है हमारा सिग्नल को देना है, एक जगह पे सिग्नल को क्या करना है रिसीव करना है। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए हमारा इम्पीडेंस मैचिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इम्पीडेंस मैचिंग यानी प्रतिबाधा मैचिंग होना चाहिए, कि जितना हमारा ये ट्रांसमीटर वाला ट्रांसमिट करने वाला जितना हमारा आउटपुट दे रहा है, हमारा जो रिसीवर एंड है वो उसको ग्रहण करने के लिए उतना तैयार है या उतना ग्रहण कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस चीज को मैच कराने के लिए एक हमारा चीज यूज होता है जिसको बोलते हैं इम्पीडेंस मैचिंग बोलते हैं, और उस इम्पीडेंस मैचिंग में ये वाला सर्किट हमारा काम में आता है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का, या बोल सकते हैं आप एमीटर फॉलोअर का सर्किट क्या होता है उसमें काम आता है। ठीक है, तो इतना सा काम होता है हमारा एमीटर फॉलोअर से। अभी हम लोग देख लेते हैं अपना एमीटर फॉलोअर सर्किट को। बोला कि चित्र में क्या है, एक और महत्वपूर्ण ट्रांजिस्टर प्रवर्धक विन्यास दिखाया जाता है। इस कॉन्फ़िगरेशन को कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के विपरीत जहां पर आउटपुट कलेक्टर से लिया जाता है, इसमें ट्रांजिस्टर के एमीटर टर्मिनल से आउटपुट लिया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा कॉमन एमीटर एम्पलीफायर होता था उसमें हम लोग आउटपुट कहां से लेते थे, कलेक्टर पॉइंट से लेते थे, लेकिन
जो हमारा एमिटर फॉलोअर सर्किट होगा या जो हमारा कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर सर्किट होगा, उसमें हम लोग जो आउटपुट होता है हमारा, हम लोग लेते हैं एमिटर टर्मिनल से लेते हैं, ठीक है। तो चित्र में अगर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आएगा कि मान लो ये क्या है, हमारा एक ट्रांजिस्टर है ना, कौन सा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, कौन सा, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये इसका बेस टर्मिनल होता है, ये इसका क्या होता है, क्या होता है हमारा कलेक्टर टर्मिनल होता है, और ये क्या होता है, इसका एमिटर टर्मिनल होता है, ठीक है। तो और सब में क्या होता था, हम आउटपुट कलेक्टर से लेते थे, लेकिन कॉमन कलेक्टर वाले में क्या होगा, हमारा जो या एमिटर फॉलोअर में जो आउटपुट हम लोग लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, हम एमिटर वाले टर्मिनल से लेते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज इसमें डिफरेंस बनाती है कि जो हमारा एमिटर फॉलोअर होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा आउटपुट सिग्नल लिया जाता है वो हम लोग लेते हैं अपना एमिटर टर्मिनल से लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या हो गई, आपको पता चल गई, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से अगर हम लोग जोड़ देंगे तो क्या होता है, हमारा कॉमन कलेक्टर सर्किट बन जाता है, यानी जो कलेक्टर सर्किट होता है वो हमारा दोनों के लिए क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है। आगे हमारा बोला कि उच्च प्रतिबाधा स्रोत को, है ना, हाँ, तो ये हो गया हमारा एमिटर फॉलोअर का सर्किट, ठीक है, इसका सर्किट एमिटर फॉलोअर का सर्किट। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है उसके बारे में बताया गया है कि बोल रहा है कि उच्च प्रतिबाधा स्रोत को कम प्रतिबाधा आउटपुट लोड से मिलाने के लिए एमिटर फॉलोअर का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। यानी अगर क्या है, हमारा जो स्रोत है वो उच्च प्रतिबाधा स्रोत है, और जो हमारा आउटपुट लोड है, यानी जहां पर हम लोड दे रहे हैं, ठीक है, जिसको हम अपना लोड दे रहे हैं, वो क्या हमारा कम प्रतिबाधा का आउटपुट लोड है। तो उसको मिलाने के लिए, यानी अधिक प्रतिबाधा स्रोत से कम प्रतिबाधा आउटपुट लोड को मिलाने के लिए एमिटर फॉलोअर सर्किट का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए एमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन को अक्सर एम्पलीफायर के बजाय इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा एमिटर फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन होता है या कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका हम लोग एम्पलीफायर के बजाय इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं इम्पीडेंस मैचिंग कराने के लिए, ठीक है। कि उच्च प्रतिबाधा स्रोत से जो हमारा कम प्रतिबाधा आउटपुट लोड है उसको क्या करते हैं, मैचिंग करवाते हैं, ठीक है। बोला है कि इम्पीडेंस मैचिंग की आवश्यकता क्यों होती है ना, यानी कि हमारा जो इम्पीडेंस मैचिंग कराने की आवश्यकता क्यों होती है। तो बोला है जब एक उच्च प्रतिबाधा स्रोत को एक कम प्रतिबाधा लोड के साथ जोड़ा जाता है तो स्रोत का अधिकांश एसी सिग्नल स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध में ही क्या हो जाता है, हमारा ड्रॉप हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आवश्यक लोड पर सिग्नल का बहुत छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है, ठीक है। तो आवश्यकता क्यों पड़ी है कि मान लीजिए क्या है, एक उच्च प्रतिबाधा स्रोत से एक कम प्रतिबाधा स्रोत वाले कम प्रतिबाधा लोड को क्या किया जाता है, सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है या सिग्नल को दिया जाता है, ठीक है। तो एसी स्रोत का, यानी जो सोर्स से एसी सिग्नल हमारा निकलता है उसका अधिकांश स्रोत क्या होता है, आंतरिक प्रतिबाधा के कारण क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है, यानी जिसके परिणाम स्वरूप जो आवश्यक लोड हमको क्या करना था, उसको देना था, वो उसको लोड पूरा का पूरा मिल नहीं पाता है, ठीक है। आगे बोला इस समस्या को दूर करने की एक विधि जैसे लोड के क्रॉस विकसित होने वाले स्रोत को लगभग सभी सिग्नल प्राप्त करना एक इम्पीडेंस मैचिंग, है ना। यानी कि इस तरह से हम लोग सर्किट बनाते हैं कि हमारा जो स्रोत है उससे सभी का सभी सिग्नल हमको लोड पर प्राप्त हो जाए। उसके लिए एक हम लोग क्या डिजाइन करते हैं, एक इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट या उच्च प्रतिबाधा स्रोत से कम प्रतिबाधा स्रोत के बीच में एक सर्किट का उपयोग करना होता है, जिसका नाम होता है हमारा इम्पीडेंस मैचिंग नाम का एक सर्किट होता है, ठीक है। उसमें हम लोग जो हमारा एमिटर फॉलोअर सर्किट होता है वही हमारा क्या होता है, उसमें इस्तेमाल होता है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपना जो इम्पीडेंस मैचिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, एमिटर फॉलोअर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला है हमारा टॉपिक होगा कैस्केड ऑडियो एम्पलीफायर, ठीक है। तो हमने तीनों प्रकार के जो हमारे कॉन्फ़िगरेशन वाले एम्पलीफायर थे उनको हमने पढ़ लिया, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और जो हमारा एमिटर फॉलोअर सर्किट है, तीनों को हमने देख लिया, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक बनेगा कैस्केड ऑडियो एम्पलीफायर, ठीक है। कैस्केड कैस्केड ऑडियो एम्पलीफायर के प्रकार, ठीक है। तो हेडिंग बना लीजिएगा आपको आप लोग, कैस्केड ऑडियो एम्पलीफायर के प्रकार, ठीक है। कैस्केड क्या होता है, जब मान लो हमें कोई कम सिग्नल को क्या करते हैं, हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है। एक लो सिग्नल को क्या करा जाता है, हमको हमें क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है। तो जब तक वो सिग्नल हमको क्या होता है, बढ़ा हुआ नहीं मिलता है हमारी आवश्यकता के अनुसार, तब तक हम क्या करते हैं, एक एम्पलीफायर के बीच में एक एम्पलीफायर और जोड़ते हैं, फिर एक एम्पलीफायर क्या करते हैं और जोड़ते हैं। इस तरह से अगर दो या दो से तीन या दो से अधिक एम्पलीफायर को हम एक साथ जोड़ते हैं तो ऐसी जो श्रृंखला बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैस्केड बोलते हैं। क्योंकि चूंकि सारे के सारे जो हमारे डिवाइसेस हैं वो सब क्या है, एम्पलीफायर हैं, तो इसलिए ऐसी संरचना को या ऐसी सीरीज वाली संरचना को हम लोग बोलते हैं कैस्केड एम्पलीफायर की संरचना बोलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं तो हमारा अभी देखेंगे तो क्या होगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो कैस्केड एम्पलीफायर होता है ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में यूज किया जाता है, ठीक है। कैस्केड की जो संरचना होती है उसको हम लोग ऑडियो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं।
बोला कि एम्पलीफायर को ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज को बढ़ाने के लिए एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए एम्पलीफायर को ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर या ऑडियो एम्पलीफायर कहा जाता है। ठीक है, यानी ऐसा एम्पलीफायर जिनका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी यानी जो इस रेंज के जो हमारे सिग्नल होते हैं इनको बढ़ाने के लिए विशेष रूप से हम लोग डिजाइन करते हैं। तो ऐसे एम्पलीफायर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडियो एम्पलीफायर बोलते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है हमारा कि यूनिट 9 में चर्चित सिंगल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर आउटपुट ट्रांसड्यूसर जैसे स्पीकर के साथ उपयोग किए जाने वाले पर्याप्त लाभ प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए स्पीकर को चलाने के लिए पर्याप्त गेन प्राप्त करने के लिए कई एम्पलीफायर को आमतौर पर श्रृंखला में जुड़े होते हैं, जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है। ठीक है, तो अगर क्या है, मान लीजिए हमने क्या किया है, एक सिग्नल को किसी एम्पलीफायर में दिया है और उससे हम लोग क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं। ठीक है, तो अगर सिग्नल क्या है हमको पर्याप्त रूप से नहीं प्राप्त होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि कई सारे एम्पलीफायर को सीरीज में हम लोग जोड़ते हैं, श्रृंखला में हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, तो जब हमारा इस तरह से हम एम्पलीफायर को सीरीज में जोड़ते हैं तो हमको आवश्यकता अनुसार जितना सिग्नल हाई एम्पलीट्यूड वाले सिग्नल का जरूरत होता है वो हमको क्या होता है, मिलता है। ठीक है, तो इस वाले चीज को क्या बोला जाता है, हमारा कैस्केड बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक चित्र देखिए, है ना, यहाँ पर क्या है, एक एम्पलीफायर है, यानी एक एम्पलीफायर का आउटपुट निकाल के दूसरे एम्पलीफायर के इनपुट में दिया गया है, फिर दूसरे का इनपुट निकाल के क्या दिया गया है हमको, आउटपुट निकाल के तीसरे के इनपुट में दिया गया है। इस तरह से मान लो हम यहाँ पे कुछ कम फ्रीक्वेंसी का या कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमको बढ़ा हुआ सिग्नल क्या मिलता है, मिलता है। कम फ्रीक्वेंसी नहीं, हमारा क्या है, वीक सिग्नल। ठीक है, जब हम यानी लो एम्पलीट्यूड या कमजोर सिग्नल को हम लोग देते हैं तो एक एम्पलीफायर से एम्पलीफाई थोड़ा सा होता है, फिर दूसरा में एम्पलीफाई होता है, फिर तीसरा में एम्पलीफाई होता है। तो इस तरह से फाइनल में क्या होता है, हमको हाई एम्पलीफाई वाला सिग्नल मिलता है जैसा हमको जरूरत होता है। ठीक है, तो मान लीजिए आज के समय में जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम आते हैं, है ना, जो ऑडियो एम्पलीफायर सिस्टम आते हैं वो सब इसी में आते हैं। मान लीजिए आपको कोई साउंड गाना बजाना है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, एक छोटा सा सिग्नल उसमें देते हैं, फिर क्या होता है उसमें एम्पलीफायर हमारे मशीन होती है, उसमें क्या होता है इस तरह के हमारे एम्पलीफायर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, तो जब सारे एम्पलीफायर से प्रोसेस होकर जब सिग्नल बाहर हम लोग देते हैं, किसमें, स्पीकर में देते हैं, तो क्या होता है स्पीकर पे हमको क्या होता है, लाउड वाला सिग्नल हमको मिलता है और हमको क्या होता है, साउंड लाउडली सुनाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि हमने एक कमजोर सिग्नल दिया, कमजोर सिग्नल को एम्पलीफायर से गुजारते 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 क्या हुआ, हमने फाइनल में जो हमको सिग्नल मिला उसको हमने क्या दिया, स्पीकर पे दिया। तो स्पीकर पे के आउटपुट पर क्या होता है, हमको लाउडली क्या होता है, वो सिग्नल साउंड में कन्वर्ट होकर सुनाई देता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, हम एक कमजोर सिग्नल को क्या करते हैं, बढ़ाकर एम्पलीफायर के माध्यम से अपने आउटपुट पर लेते हैं और अपना काम को करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, अगर कई सारे एम्पलीफायर आमतौर पर श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो ऐसा मेथड को हम लोग बोलते हैं कैस्केड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैस्केड बोलते हैं। ठीक है, कैस्केड कुछ नहीं होता है, कैस्केड वही होता है कई सारे एम्पलीफायर को एक साथ सीरीज में जोड़ना ही क्या कहलाता है, कैस्केड कहलाता है। ठीक है, आगे चित्र 2 में, हाँ, चित्र 2 में क्या बताया गया है, चित्र 2 में वही बताया गया है कि हमारा एक एम्पलीफायर का जो आउटपुट होता है अगले एम्पलीफायर के लिए इनपुट का कार्य करता है। ठीक है, इनपुट का कार्य करता है और जब तक आवश्यक लाभ प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक क्या करते हैं हम लोग, उसमें एम्पलीफायर को जोड़ते रहते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि हालांकि व्यक्तिगत एम्पलीफायर किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में हो सकते हैं और सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, यह विशेष रूप से ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायरों में होता है। ठीक है, तो जो हमारा ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर होता है इसमें हम लोग कॉमन एमिटर जो हमारे एम्पलीफायर होते हैं या कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन वाले जो होते हैं उनका हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आगे बोल रहा है इस तथ्य के कारण है कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का जो वोल्टेज गेन और पावर गेन होता है वो क्या होता है, हमारा अधिक होता है। ठीक है, कि हम कॉमन एमिटर एम्पलीफायर को इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि जो हमारा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर होता है उसका करंट गेन और जो वोल्टेज गेन होता है वो क्या होता है, हमारा पावर गेन और जो वोल्टेज गेन होता है वो क्या होता है, हमारा अधिक होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपना जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर होता है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो एक चित्र के माध्यम से जो हमारा एम्पलीफायर कैसे काम करता है उस चीज को दिखाया गया। ठीक है, तो मान लो क्या है, हम जैसे होता है ना माइक में हम लोग बोलते हैं, है ना, फिर माइक में ऐसे बोलते हैं तो डायरेक्ट वो स्पीकर में नहीं जाता है, पहले वो माइक में बोला हुआ सिग्नल हमारा ऑडियो एम्पलीफायर किस में जाता है, मशीन में जाता है। ठीक है, कभी आपने देखा होगा माइक वाला सिस्टम जहाँ पे रहता है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो होता है वहाँ पर क्या होता है, माइक बोलने के लिए होता है, फिर जो हमारा माइक कनेक्ट होता है वो किसी एम्पलीफायर या किसी मशीन से कनेक्ट होता है। उस मशीन में क्या होता है, इस तरह के जो ऊपर में हमारा चित्र 2 में हमने देखा था उस तरह से क्या होता है, हमारे सर्किट बने होते हैं। ठीक है, एम्पलीफायर लगे होते हैं, वो सिग्नल क्या होता है एक एम्पलीफायर से दूसरे एम्पलीफायर में, दूसरे एम्पलीफायर से तीसरे एम्पलीफायर में जाता है। जब क्या होता है हमारा पर्याप्त बढ़ा हुआ सिग्नल मिलता है तो वो सिग्नल को निकाल करके फिर किस में दिया जाता है, स्पीकर में दिया जाता है और हमको क्या होता है, लाउडली जो होता है ऑडियो सिग्नल हमको मिलता है या साउंड हमको मिलता है। ठीक है,
इस तरह से क्या होता है, हम लोग माइक पर बोलते हैं, है ना, तो साउंड वेव क्या होता है यहाँ पे इनपुट में आता है। तो जब माइक्रोफोन से हमारा जो निकलता है माइक का आउटपुट, इस तरह से क्या होता है उसका सिग्नल निकलता है। फिर जो माइक का आउटपुट होता है वो हमारा कनेक्ट होता है किससे, ऑडियो एम्पलीफायर से जुड़ा होता है। तो ऑडियो एम्पलीफायर क्या करता है, ऑडियो सिग्नल को बढ़ा देता है, उसके पावर गेन को, उसके वोल्टेज गेन को क्या करेगा, वो बढ़ा देता है। जब बढ़ता है तो हमारा जो ऑडियो एम्पलीफायर होता है उसके आउटपुट पर हमको इस तरह का ऑडियो सिग्नल मिलता है। यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, सिग्नल हमारा छोटा है, और यहाँ पे क्या है, हमारा सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हुआ है, हमारा बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो बढ़ा हुआ सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं, अपना जो हमारा स्पीकर होता है हम लोग उस स्पीकर को देते हैं। तो स्पीकर क्या होता है, हमको लाउड या हमको क्या होता है, बहुत तेज साउंड क्या करता है, वो हमको प्रोड्यूस करके देता है, या हमको बहुत तेज साउंड मिलता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमने क्या हुआ, इनपुट पर माइक्रोफोन में धीरे धीरे बोला, लेकिन क्या हुआ, जो वो सिग्नल था धीरे वाला सिग्नल, कम सिग्नल था, जो कम क्वालिटी का सिग्नल था, उसको हमने एम्पलीफायर में दिया। एम्पलीफायर ने क्या किया, उस सिग्नल को बढ़ा दिया। बढ़ा हुआ सिग्नल को हमने क्या दिया, स्पीकर पर दिया। उस स्पीकर ने क्या हुआ, उस बढ़े हुए सिग्नल, ऑडियो सिग्नल के एवज में क्या हुआ, हमको साउंड के रूप में वेव हमको फिर से क्या दिया, साउंड वेव दे दिया। ठीक है, अभी वहां पे साउंड वेव क्या था, धीमा था। अभी यहाँ पे हम जब साउंड देखते हैं, स्पीकर में जब साउंड देते हैं, क्या होता है, हमारा बढ़ा हुआ साउंड मिलता है। ठीक है, तो हमारा जो एम्पलीफायर होता है वो इस तरह से ऑडियो जो हमारे सिग्नल होते हैं उनको क्या करता है, हमारा ये इंक्रीज करता है या उनको बढ़ाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमारा काम होता है। ठीक, अगला बोला है कि जो हमारा चित्र 2 है ना, चित्र 2 है, वहां पे हमने देखा था कि चित्र 2 में क्या है, हमारा अलग अलग जो एम्पलीफायर लगे हैं इनके क्या होते हैं, अलग अलग गेन होते हैं। ठीक है, यानी A1 का जो A1 वाले का गेन है वो क्या है, 100 है। A2 वाले का जो गेन है हमारा 20 है, और A3 वाले का गेन जो है हमारा वो क्या है, 10 है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो हमारे अलग अलग गेन वाले क्या होते हैं, एम्पलीफायर होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारा सबका गेन क्या होता है, आपस में गुणा हो जाता है। क्या होता है, हमारा गुणा हो जाता है। यदि बोल रहा है कि जो हमारा स्टेप 1 का जो एम्पलीफायर है उसका अगर लाभ हमारा 100 है, और A2 का लाभ हमारा 20 है, और A3 का लाभ हमारा क्या है, 10 है, तो समग्र लाभ या कैस्केड एम्पलीफायर का जो कुल लाभ होता है वो क्या होता है, यानी लाभ ऑफ A1 है ना, A1 यानी जो पहले एम्पलीफायर का जो लाभ होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है दूसरे वाले एम्पलीफायर के लाभ के साथ, और फिर क्या हो जाता है, तीसरे वाले एम्पलीफायर के लाभ के साथ क्या होता है, मल्टीपल हो जाता है। ठीक है, तो पहले का लाभ गुना में दूसरे का लाभ गुना में तीसरे का लाभ, इस तरह से क्या होता है, हमारा कैस्केड में जो एम्पलीफायर होते हैं उसके जो सिग्नल होते हैं वो सब क्या होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे टोटल लाभ, तो टोटल लाभ हमारा क्या निकल के आता है, इसका जो गेन का वैल्यू था, एक पहले वाले का 100 था, दूसरे वाले का 20 था, और तीसरे वाले का क्या था, हमारा 10 था। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो हमारा जो टोटल लाभ मिलता है वो 20,000 गुना मिलता है। ठीक है, कितना मिलता है, 20,000 लाभ मिलता है। ठीक है, अगर हमने मान लो एक यहाँ पे एक सिग्नल दिया है ना, तो क्या हुआ, हमारा अगला जो सिग्नल है वो हमारा वहाँ पे 20,000 गुना क्या होता है, बढ़ा हुआ सिग्नल मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमारा सिग्नल क्या होता है, इंक्रीज होता है किसी भी एम्पलीफायर में, अगर हम एम्पलीफायर को क्या हुआ है, कैस्केड मेथड से जोड़ा है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या दिया, 1 गुना सिग्नल दिया है, यहाँ पे हमको कितना गुना मिला है, 20,000 गुना मिला है। ठीक है, ये प्रभाव होता है हमारा एम्पलीफायर का जब हम उसको क्या करते हैं, कैस्केड मेथड से जोड़ते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, एक एम्पलीफायर रखते हैं तो हमारा क्या होता है, शायद कम बढ़ा हुआ सिग्नल मिलता है। ठीक है, तो ऐसे अगर हमने क्या किया, 2-3 एम्पलीफायर को एक साथ जोड़ दिया है तो हमको क्या हुआ, बहुत बढ़ा हुआ सिग्नल मिला है। ठीक है, यहाँ पर अगर 1 गुना है तो यहाँ पर कितना गुना मिला है, 20,000 गुना मिला है, यानी सीधा 20,000 गुना हो गया हमारा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमारा एक जो एम्पलीफायर होता है वो हमारा काम करता है किसी सिग्नल को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो जो हमारा कैस्केड मेथड होता है ये बहुत जरूरी होता है कि आपको कितना बढ़ा हुआ सिग्नल चाहिए, जितना आपको डिजायर होती है, जितना आपको आवश्यकता होता है, उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, जो हमारा एम्पलीफायर होता है उसको हम लोग जोड़ते जाते हैं, और क्या होता है, हमारा हमको बढ़ा हुआ सिग्नल क्या होता है, मिलता जाता है। ठीक है, आगे बोल रहा है हमारा इस तरह के जो कैस्केड या मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, टेप रिकॉर्डर, पब्लिक एड्रेस एम्पलीफायर और इतने पर इस्तेमाल होने वाले सभी जो ऑडियो एम्पलीफायर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे आम होते हैं, या जनरली हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा कैस्केड मेथड वाला जो एम्पलीफायर होता है वो लोग, हाँ, उसको हम लोग बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक एड्रेस एम्पलीफायर में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हम लोग कोई चीज़ बोलते हैं और दूर तक क्या होता है, हमारा सुनाई देता है। ठीक है, उस तरह की जगहों पर क्या होते हैं, हम लोग इस तरह के कैस्केड मेथड वाले एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं, यानी बहुत सारे एम्पलीफायर को श्रृंखला में जोड़ करके अपना काम करवाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है हमारी युग्मन की विधि आती है। ठीक है, अब देखो जो हमारा एक एम्पलीफायर है ना, और दूसरा एम्पलीफायर है, और तीसरा एम्पलीफायर है। ठीक है, इसका आउटपुट इसके इनपुट है ना, यानी पहले का जो हमारा आउटपुट है दूसरे के इनपुट पर क्या करना है, हमको देना है। ठीक है, तो अब देने के लिए क्या होता है, सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं, कपलिंग करवाते हैं, यानी इसके और इसके बीच में क्या करना है, हमको जोड़ना है सिग्नल को। तो जोड़ने के भी हमारे क्या होते हैं, अलग अलग मेथड होते हैं। ठीक है,
तो अलग अलग सर्किट बनाकर इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, है ना। जोड़ने के भी कई सारे मेथड होते हैं। पहला हमारा होता है डायरेक्ट कपलिंग। यहाँ से हमने क्या किया, एक वायर को उठाया और डायरेक्ट क्या किया, इससे जोड़ दिया, ठीक है। फिर क्या होता है हमारा, एक आरसी सर्किट होता है, फिर ट्रांसफार्मर कपलिंग होता है, एलसी सर्किट होता है। इस तरह से बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, मेथड होते हैं कि हम एक एम्पलीफायर के आउटपुट को अगले एम्पलीफायर के इनपुट पर क्या करते हैं, देते हैं, ठीक है। यानी दो एम्पलीफायर को आपस में जोड़ने के लिए बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, कपलिंग मेथड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इनको बोलते हैं हिंदी में युग्मन और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कपलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे क्या होते हैं, कपलिंग मेथड होते हैं। इन कपलिंग मेथड को हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि हमारा जो एक एम्पलीफायर होता है उसके आउटपुट को हम दूसरे एम्पलीफायर के इनपुट में देने के लिए कौन से कपलिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के हमारे पास कपलिंग मेथड होते हैं। एक एक करके उन सब मेथड को हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। युग्मन की विधि, है ना। पहले क्या बोला हमारा, युग्मन की विधि बोला कि चित्र 2 में जो हमने देखा था कि कई सारे हमारे एम्पलीफायर क्या थे, इस तरह से श्रृंखला में जुड़े हुए थे। तो कैस्केड एम्पलीफायर में एक एम्पलीफायर चरण के आउटपुट को अगले एम्पलीफायर चरण के इनपुट में फीड किया जाता है, ठीक है। तो कैस्केड में हम लोग क्या करते थे, पहले वाले एम्पलीफायर के आउटपुट को दूसरे वाले एम्पलीफायर के इनपुट में क्या करते थे, हम लोग फीड करते थे, ठीक है। हाँ, फीड किया जाता या फीड किया जाना है। बोला है कि ऐसा करते समय दो चरणों के बीच प्रतिबाधा का मिलान करना महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। यानी दोनों स्टेप, यानी इस वाले एम्पलीफायर और इस वाले एम्पलीफायर के बीच में जो हमारा इम्पीडेंस होता है उसको मैच कराना क्या होता है, हमारा जरूरी होता है। बोला है कि निम्न स्तर के सिग्नल स्टेप में अच्छा इम्पीडेंस मैचिंग होना चाहिए और महत्वपूर्ण भी है, ताकि जो हमारी फीडिंग की प्रक्रिया है उसमें बहुत कम सिग्नल को खोया जाए, ठीक है। नहीं तो पता चला क्या हुआ, इनके दोनों के बीच में इम्पीडेंस मैचिंग नहीं हुआ है ना। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमने जितना देना चाहिए सिग्नल, है ना, इसको जितना सिग्नल हम देना चाहते हैं उसको इतना सिग्नल नहीं मिल रहा है और सिग्नल का क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। इसलिए क्या करना है, कपलिंग करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक एम्पलीफायर चरण के आउटपुट को अगले एम्पलीफायर के चरण के इनपुट से जोड़ने की यह तकनीकी इस तरह से है कि चरणों की प्रतिबाधा का मिलान एक से दूसरे में सिग्नल के अधिकतम हस्तांतरण को सक्षम करने के लिए किया जाता है, जिसे युग्मन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो जो हमारा एक एम्पलीफायर जो है ना, जो हमारा पहला एम्पलीफायर है उसके आउटपुट को हमें क्या करना है, दूसरा एम्पलीफायर के इनपुट पर देना है, ठीक है। तो इसकी जोड़ने की जो तकनीकी ये होनी चाहिए कि जो हम क्या हो इसके प्रतिबाधा को कम कर सकें और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हम आउटपुट उसको देना चाहते हैं वो उसको क्या मिल सके, ठीक है। तो इस वाले मेथड को हम लोग क्या करते हैं, इस वाले चीज को हम लोग युग्मन के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा जो एम्पलीफायर होता है इसको हम लोग युग्मित करते हैं, ठीक है। आगे बोला है कपलिंग की हमारे पास कई विधियां हैं, है ना। कपलिंग की कई विधियां हैं। कपलिंग की कुछ सबसे सामान्य विधियों पर हम लोग विचार करते हैं जो कि हमारे पैराग्राफ में दिए गए, ठीक है। तो सबसे हमारा जो पहला कपलिंग मेथड होता है वो प्रत्यक्ष कपलिंग मेथड होता है। कौन सा मेथड, प्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट कपलिंग होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एम्पलीफायर के आउटपुट को डायरेक्ट ही क्या करते हैं, दूसरा एम्पलीफायर के इनपुट पर दे देते हैं और इस तरह के मेथड को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कपलिंग मेथड बोला जाता है, ठीक है। इसमें वही है, एक हमने हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे दो एम्पलीफायर होते हैं। क्या होते हैं, हमारे दो एम्पलीफायर होते हैं, ठीक है। तो पहले वाले एम्पलीफायर में हम लोग क्या करते हैं, अपना सिग्नल देते हैं, है ना, जो भी हमारा वीक सिग्नल होता है उसको देते हैं। तो पहले वाले एम्पलीफायर के आउटपुट से जो भी हमारा सिग्नल निकलता है इसको हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वाले एम्पलीफायर में फीड किया जाता है, ठीक है। तो एम्पलीफायर के रूप में हम लोग ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो क्या होता है, जो हमारा इनपुट मेन होता है वो पहले वाले एम्पलीफायर के बेस पे दिया जाता है, फिर जो हमारा पहले वाला एम्पलीफायर से जो भी आउटपुट निकलता है उसको दूसरे वाले इनपुट के क्या करते हैं, हम लोग बेस पर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर हमको बढ़ा हुआ सिग्नल क्या मिलेगा, हमको मिलता है। यहाँ पर 4.4 वोल्ट का है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमको यहाँ पर बढ़ा हुआ सिग्नल मिलता है। यानी पहले वाले ट्रांजिस्टर का जो इनपुट है और जो हमारा दूसरे वाले पहले वाले ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट है और दूसरे वाले ट्रांजिस्टर का जो इनपुट है, इसके बीच में क्या है, हमने कैसे जोड़ा है, इस चीज के बारे में हमको बात करना है, ठीक है। तो हम लोग यही चर्चा करेंगे कि हमारा पहले ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट है वो दूसरे ट्रांजिस्टर के इनपुट के साथ में कैसे जुड़ा हुआ है, इस चीज के बारे में हमको क्या करना है, चर्चा करना। इसमें डायरेक्ट ही जुड़ा हुआ है, इसके बीच में और कोई सर्किट नहीं लगा हुआ है और कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ है और कोई चीज नहीं लगी हुई है। तो इसलिए क्या है, ये कौन सा मेथड होता है, हमारा डायरेक्ट कपलिंग मेथड होता है। एक वायर के माध्यम से हमने क्या किया है, डायरेक्ट पहले वाले एम्पलीफायर के आउटपुट को दूसरे वाले एम्पलीफायर के इनपुट पर दिया है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है हमारा डायरेक्ट कपलिंग बिटवीन Q1, यानी पहला वाला एम्पलीफायर और दूसरा वाला एम्पलीफायर, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा एक डायरेक्ट मेथड हम लोग बनाते हैं जिसमें एक ट्रांजिस्टर के आउटपुट को दूसरे ट्रांजिस्टर के इनपुट के साथ में जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, चित्र आपका है, इसका डायरेक्ट कपलिंग वाला चित्र है, ठीक है। इस चित्र को क्या करना है, ध्यान से देख लेना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे फिर कंपोनेंट हमारे लगते हैं, है ना, रेजिस्टेंस वगैरह लगता है ना। आगे बोल रहा है कि हमारा
जो पहले वाले ट्रांजिस्टर है ना, पहले वाले ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है ना, कलेक्टर सीधे दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के बेस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि एम्पलीफायर में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो जो हमारा पहले वाले ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर होता है, यानी ट्रांजिस्टर से में कॉमन एमिटर हमारा एम्पलीफायर है, तो क्या है उसका जो आउटपुट होता है वो कलेक्टर से मिलता है, ठीक है। तो पहले वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर का जो टर्मिनल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उठा के दूसरे वाले के बेस से जोड़ते हैं। आगे बोला एक चरण, हाँ, चूंकि एक चरण के आउटपुट दूसरे चरण के इनपुट के बीच में कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर जैसे किसी भी कंपोनेंट का उपयोग नहीं किया गया है, तो इस युग्मन की इस विधि को प्रत्यक्ष युग्मन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो पहले चरण के आउटपुट और दूसरे चरण के इनपुट के बीच में अगर हमने कोई कंपोनेंट नहीं यूज किया है, जैसे हमारा ट्रांजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, रेजिस्टर हो गया, इस तरह की अगर चीजों का हमने इस्तेमाल नहीं किया है, तो ऐसे जोड़ने की ऐसी विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कपलिंग मेथड या प्रत्यक्ष युग्मन विधि के रूप में जाना जाता है। आगे बोला चूंकि युग्मन में कोई कंपोनेंट शामिल नहीं होता, इसलिए सिग्नल के एसी घटक और डीसी घटक क्या होते हैं, हमारे दोनों दूसरे एम्पलीफायर के इनपुट यानी बेस में क्या होता है, पास किया जाता है, ठीक है। तो इसके बीच में कोई कंपोनेंट नहीं लगता है, तो इसलिए क्या होता है, हमारा एसी और डीसी ब्लॉक नहीं होता, दोनों का दोनों सिग्नल क्या होता है, हमारा दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस पर क्या होता है, हमारा जाता है। आगे बोला इसके अलावा चूंकि युग्मन के मार्ग में कोई आवृत्ति प्रतिबंधित घटक नहीं है, तो युग्मित पथ में कोई आवृत्ति प्रतिबंधित नहीं होता, ठीक है। तो इन दोनों कपलिंग के मेथड बीच में कोई कंपोनेंट लगा नहीं है, या कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं लगा है जो फ्रीक्वेंसी को क्या करता हो, ब्रेक करता हो। तो पहले वाले एम्पलीफायर का जो आउटपुट होता है, सारा का सारा सिग्नल विद इन फ्रीक्वेंसी, यानी जैसा फ्रीक्वेंसी इसका है उसी फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, वहां पर ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो कोई यानी जो प्रतिरोध प्रतिबंधी कोई घटक नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए क्या होता है, पहले वाले एम्पलीफायर के आउटपुट का पूरा जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हमारा दूसरे वाले एम्पलीफायर के इनपुट पर चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जो जो भी हमारा डायरेक्ट कपलिंग में जो भी हमारा चीजें होती हैं, वो सारी की सारी क्या होती है, हमारी दूसरे वाले एम्पलीफायर पर क्या होती है, हमारी चली जाती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है हमारा, इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, एक डायरेक्ट कपलिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे बोला है हमारा डायरेक्ट युग्मित एम्पलीफायर के अनुप्रयोग, है ना, इसके हम लोग कहाँ पे उपयोग करते हैं उसके बारे में हमको देखना है, ठीक है। तो जो हमारा प्रत्यक्ष युग्मित एम्पलीफायर होता है, इसके कहाँ हम लोग यूज करते हैं, बोला है औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों, डीसी वोल्टेज, हाँ, डीसी कंट्रोल वोल्टेज में प्रवर्धन के लिए, ठीक है। यानी जहां पर डीसी कंट्रोल वोल्टेज का प्रवर्धन करना है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉनिक और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक में हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या हमारा ऑडियो एम्पलीफायर के इनपुट चरणों में 0 हर्ट्ज तक की अच्छी निम्न आवृत्ति प्रतिक्रिया के लिए, ठीक है। ऑडियो एम्पलीफायर के इनपुट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला है हमारा तीसरा, कुछ अनुप्रयोग जो सीधे युग्मन का उपयोग सिर्फ इकोनॉमी के लिए किया जाता है, क्योंकि यह विधि कपलिंग कैपेसिटर की आवश्यकताओं को क्या कर देती है, समाप्त कर देती है, ठीक है। तो कुछ अनुप्रयोग में इसको हम लोग डायरेक्ट कपलिंग को इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये कम कॉस्टली होता है ना, क्योंकि ये कैपेसिटर कपलिंग कैपेसिटर की आवश्यकता को कम कर देता है, यानी इसकी कपलिंग के बीच में कोई कैपेसिटर, कोई अन्य हमारे उपकरण नहीं लगे होते, इसलिए क्या होता है, ये थोड़ा सा सस्ता होता है। अगला है हमारा चौथा, डायरेक्ट कपलिंग का उपयोग पूरकता के रूप में ज्ञात सर्किट में किया जाता है, जो कि पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होते हैं, हमारे जो डायरेक्ट कपलिंग एम्पलीफायर होता है, इसके कुछ कुछ अनुप्रयोग होते हैं, इसको आपको देख लेना है। अगला बोल रहा है हमारा डायरेक्ट कपलिंग की हानि। क्या हमारा डायरेक्ट कपलिंग की हानि, कोई चीज का लाभ होता है तो उसका कुछ कुछ हानि भी होता है, ठीक है। इसको हमको ध्यान में रखना है। पहला बोला है एम्पलीफायर के प्रत्येक क्रमिक चरण को उत्तरोत्तर उच्च आपूर्ति वोल्टेज की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जो हमारा डायरेक्ट कपलिंग होता है, इसमें क्या होता है हमारा, कि जो भी दोनों हमारे स्टेप होते हैं, यानी दोनों हमारे चरण होते हैं, जो दोनों हमारे एम्पलीफायर होते हैं, दोनों को क्या होना चाहिए, हमारे उच्च वोल्टेज आपूर्ति की क्या होती है, हमारी आवश्यकता होती है। दूसरा हमारा ट्रांजिस्टर का जो हमारा वोल्टेज, बेस एमीटर का जो वोल्टेज होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, कि वो तापमान के साथ क्या होती है, हमारी बदलती है। यानी ट्रांजिस्टर में जो बेस एमीटर के बीच का वोल्टेज होता है, वो टेम्परेचर के साथ हमारा क्या होता है, बदलता है। यह कलेक्टर धाराओं और वोल्टेज को बदलने का कारण बनती है, ठीक है। तो अगर क्या होता है, बेस एमीटर के बीच का वोल्टेज अगर हमारा चेंज होता है, तो कलेक्टर धारा में भी क्या होता है, हमारा परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, हमारे ये डायरेक्ट कपलिंग के क्या होते हैं, हमारी हानि होती है, ठीक है। और भी यहाँ पे हमारे पास आगे है हमारा, और भी कपलिंग है हमारा, एलसी और आरसी कपलिंग है, ठीक है। तो इन दोनों कपलिंग को, और ट्रांसफार्मर कपलिंग है, इन दोनों तीनों कपलिंग को हम लोग क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पे 3 टॉपिक के बारे में चर्चा किया है। पहला हमारा कॉमन बेस एमीटर या कॉमन बेस एम्पलीफायर है, दूसरा हमारा एमीटर फॉलोअर है, सर्किट है, और तीसरा हमारा कैस्केड एम्पलीफायर के बारे में हमने चर्चा किया, ठीक है। कैस्केड एम्पलीफायर में वही होता है हमारा, 2-3 एम्पलीफायर को एक साथ हम लोग जोड़ते हैं,
अब इसके युग्मन की मेथड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे अभी, है ना। इसमें पहला हमने पढ़ लिया है प्रत्यक्ष युग्मन पढ़ लिया। फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अपना जो हमारा आरसी होता है, आरसी कपलिंग मेथड होता है, एलसी कपलिंग मेथड होता है और ट्रांसफार्मर कपलिंग मेथड होता है। इन सब मेथड के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, एग्जाम आने वाला है ताकि सबका क्या हो टॉपिक कवर हो सके, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।